यस, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, स्टैटिक ओवर हो चुका था। दिस पॉइंटर के कंसेप्ट को हमें स्टार्ट करना था। ठीक है, तो अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है दिस पॉइंटर का। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले, सबसे पहले वो देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक क्लास क्रिएट की है पर्सन नाम से। ठीक है, इस क्लास में दो डेटा मेंबर्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, एक तो नेम और एक एज। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने क्लास का एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है इस क्लास में, एक्सेप्ट फंक्शन, और इसके अलावा डिस्प्ले फंक्शन भी क्रिएट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर सब में दिस कहाँ पर यूज में आ रहा है वो हमें देखना है। तो इसी के साथ एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर मेन की अगर हम बात करें तो मेन में मैंने क्या किया है, सबसे पहले पर्सन क्लास को यूज करने के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है E1 नाम से। ठीक है, अब इसमें मैंने दो, एक तो एज और एक नेम, ये दोनों वैल्यूज क्या की हैं, पास की हैं। तो हमें पता है कि जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो इस केस में यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट्स वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मैंने इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर में दिस के कंसेप्ट को शो किया है। देखें, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट भी मेंशन किया है कि दिस पॉइंटर की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। पहली बात तो हमें दिस पॉइंटर को क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, ये हमारे पास में एक प्री डिफाइंड कंसेप्ट है दिस पॉइंटर का। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों है, हमने अभी तक तो ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं देखा जिसमें हमें दिस की जरूरत पड़ी। लेकिन अब एग्जैक्टली अगर हम दिस पॉइंटर की बात करें तो देखें, यहाँ पर मैंने जो स्टेटमेंट मेंशन किया है उसको एक बार ध्यान से समझते हैं। मैंने मेंशन किया है कि जब हमारे पास में प्रोग्राम क्लास में हमने कोई भी फंक्शन क्रिएट किया है, या कंस्ट्रक्टर भी हमारे पास में फंक्शन ही है, या इसके अलावा अगर हमने कोई भी क्या किया होता, फंक्शन क्रिएट किया होता। ठीक है, अब उस केस में अगर हमारे पास में क्लास के डेटा मेंबर्स का नेम, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्लास के डेटा मेंबर्स का नेम, नेम और एज, अगर वही किसी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स का क्या होता, नेम होता, आर्ग्यूमेंट्स का भी वही नेम होता जो क्लास के सिंपली डेटा मेंबर्स का क्या है, नेम है। तो उस केस में जब हम बात करें किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स की, तो उनको कैसे एक्सेस करें, देखें, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, दिस पॉइंटर। ठीक है, दिस पॉइंटर, मैं रिपीट करती हूँ मैंने क्या बोला, दिस पॉइंटर हमेशा करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने क्लास में यहाँ पर दो डेटा मेंबर्स नेम और एज मेंशन किया है, और जो कंस्ट्रक्टर बनाया है, कंस्ट्रक्टर में भी मैंने एज अ आर्ग्यूमेंट जो वैल्यूज, जो पर्टिकुलर वेरिएबल्स लिए हैं, वो अगेन मैंने नेम और एज ही यूज किया है। ठीक है, तो अब अभी तक हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर क्या करता है, किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम करता है। इससे प्रीवियस जो हमने एग्जांपल्स जो देखे थे, ठीक है, हमने जितने भी एग्जांपल्स अभी देखे हैं, देखें एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, अभी तक हम जितने भी पर्टिकुलर क्या करते थे, कंस्ट्रक्टर को यूज करते थे, उसका काम क्या होता था, जैसे एग्जांपल के तौर पर यही है साइज और क्यू। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या करता था, इनको इनिशियलाइज करने का काम करता था, या ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम करता था। लेकिन इस केस में हमने क्या किया है, यहाँ पर हमारे पास में जो कंस्ट्रक्टर है उसमें आर्ग्यूमेंट्स का नेम भी वही है जो कि हमारे पास में डेटा मेंबर्स का नेम है। ठीक है, तो अब अगर जिस ऑब्जेक्ट के साथ ये सिंपली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के साथ ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर में अगर हम क्या असाइन करना चाहें, जो मैंने यहाँ से कंस्ट्रक्टर यहाँ पर स्पेसिफिक वैल्यूज पास की हैं इस ऑब्जेक्ट को, वही अगर मुझे असाइन करनी है, तब कैसे काम होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं दिस पॉइंटर। अगर मैं इस केस में यहाँ पर ऐसा लिखती, अभी तक जैसे हम लिखते हुए आए हैं कि जो भी हमारे पास में लेट्स से कि डेटा मेंबर, यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एड्रेस या फिर फीस ले लिया होता एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, और अगर हमें अगर कोई भी वैल्यू असाइन करनी होती, लेट्स से कि यहाँ पर कोई वेरिएबल होता एफ, और अगर हम असाइन करते होते तो हम सिंपली कैसे लिखते थे, फीस इक्वल टू एफ, ऐसा कुछ लिखते थे। लेकिन अब इस केस में हमने देखा था कि हमारे पास में जो क्लास का डेटा मेंबर है, और क्लास में जो हमने फंक्शन या कंस्ट्रक्टर बनाया है, वो उसका आर्ग्यूमेंट जो है बेसिकली उसके वेरिएबल का नाम भी चेंज है। ठीक है,
तब तो हम ये कंसेप्ट सिंपली यूज करते थे, लेकिन अब हमारे पास में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास में नेम जो क्लास का डेटा मेंबर है, और इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर में जो हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है वो भी नेम ही है। तो अब अगर हम नेम इक्वल टू नेम लिखेंगे तो ये क्या करेगा, ये तो गलत हो जाएगा। इसी नेम में वापस से क्या असाइन हो जाएगा, जो हमने वैल्यूज कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर ऑब्जेक्ट के कॉलिंग, ये देखें जो हमने यहाँ पर वैल्यूज पास की है स्मिथ और 28 जो हमने पास की है, वही एज इट इज क्या असाइन हो जाएगा नेम में। यानी कि इस केस में अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट के एज और नेम में, तो उसमें गार्बेज वैल्यू ही रहेगी। एज में तो 0 रहेगा और नेम में क्या रहेगा, गार्बेज। लेकिन हमारा जो पर्पस था वो तो सॉल्व हुआ नहीं, ठीक है। तो अब अगर हमें इस केस में ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स में क्या करना है, वैल्यू असाइन करना है। अगर हम नेम इक्वल टू नेम लिखेंगे तो इसी नेम में वापस से क्या असाइन हो जाएगा, स्मिथ मैनन, जो कि नेम मैंने यहाँ पर पास किया था, ठीक है, ऑब्जेक्ट के केस में। लेकिन हमें तो क्या करना है, इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स में जो हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट में वैल्यूज पास की है, यानी कि स्मिथ और 20, वो असाइन करनी है। तो अब इस केस में हम क्या यूज करेंगे, दिस पॉइंटर। ये स्टेटमेंट ना मेंशन करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिस पॉइंटर मेंशन करेंगे, ठीक है। तो दिस पॉइंटर, दिस क्योंकि पॉइंटर है, और पॉइंटर के साथ अगर हम क्या करते हैं, अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर के केस में भी आपने लास्ट ईयर देखा था कि अगर आप स्ट्रक्चर के सिंपल डेटा मेंबर, स्ट्रक्चर में जो मेंबर्स होते हैं उनको अगर आप पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करेंगे तो आपको एरो ऑपरेटर यूज करना होता है। यहाँ पर भी अगर मैं चाहती हूँ क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस करना, ठीक है, एज को मुझे एक्सेस करना है और नेम को एक्सेस करना है, तो दिस कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा, जो एग्जैक्टली क्या है, एक पॉइंटर है, ठीक है। और पॉइंटर के साथ हमें यहाँ पर एरो ऑपरेटर, हमारे पास में एरो हमने पढ़ा था, एरो भी एक तरह से ऑपरेटर ही है, जैसे मेंबर एक्सेस ऑपरेटर होता है, वैसे ही ये भी मेंबर को एक्सेस करने के लिए पॉइंटर के साथ लगता है, ठीक है। तो अब इस केस में एज की अगर हम बात करें, तो अब अगर मैं दिस के साथ एज यूज करूं, ठीक है, तो ये एज की वैल्यू जो हमने वहां से 20 पास की थी, वो 20 कहाँ जाके असाइन हो जाएगी, उस पर्टिकुलर करंट ऑब्जेक्ट के एज में, यानी कि अब यहाँ पर वैल्यू असाइन हो जाएगी 20, ठीक है। कब, जब हम ये स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन करेंगे तब। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं नेम हमने जो स्मिथ मैनन पास किया था वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के नेम में क्या हो जाए, असाइन हो जाए, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने str कॉपी फंक्शन इसलिए यूज किया, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि जब हमारे पास में कैरेक्टर एरे होती है और उसको हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं, असाइन करना चाहेंगे वैल्यू, तो हम क्या यूज करते हैं, strcpy फंक्शन, ठीक है। इस केस में डायरेक्टली आप ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं दिस एरो और नेम, तो ये गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर एरे है, ऐसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब इस केस में हम क्या लिखेंगे, str कॉपी बाय फंक्शन, तो ये क्या करेगा, इस नेम वेरिएबल की वैल्यू को किसमें असाइन कर देगा, इस ऑब्जेक्ट के नेम जो डेटा मेंबर है उसमें। और कैसे किया, ये हमने इसके लिए दिस को यूज किया, ठीक है। सिंपल, हम वापस से नेम नेम कॉमा नेम ना लिख के हमने क्या यूज किया, क्योंकि हमें डेटा मेंबर में असाइन करनी थी ऑब्जेक्ट के, तो इसलिए हमने यहाँ पे दिस पॉइंटर को यूज किया, ठीक है। और दिस पॉइंटर कर क्या रहा है इस केस में, जो करंट ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ठीक है, उसके डेटा मेंबर्स में स्पेसिफिकली वैल्यू असाइन करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब नेम में यहाँ पर गार्बेज नहीं होगा। अगर यही काम हम दिस पॉइंटर के थ्रू नहीं करते तो नेम जो यहाँ पर वेरिएबल है उसमें तो क्या रहता, उसमें वापस से ये वाले लाइन जो थी उसमें स्मिथ मैनन में वापस से स्मिथ मैनन असाइन हो जाता, लेकिन ये वाला तो हम यूज ही नहीं कर पाते, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट के नेम में और एज में यहाँ पर क्या रह जाता, नेम में तो गार्बेज और एज में यहाँ पर सिंपल 0 ही रहता, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं इस नेम को भी यहाँ पर चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर नेम में अब असाइन हो जाएगा सिंपल स्मिथ मैनन, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, दिस पॉइंटर की। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, अब ये बात हो गई
जब हम दिस पॉइंटर को यूज कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास में ऑब्जेक्ट के नेम और एज दोनों डेटा मेंबर्स में वैलिड वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम विदाउट दिस पॉइंटर देख रहे थे, अब ये बात हो गई विथ दिस पॉइंटर। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारे पास में ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स जो हैं वो दिस के साथ में कैसा काम करेगा और विदाउट दिस कैसे काम करेगा, वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। दिस हमेशा करंट पॉइंटर को रेफर करता है, ये एक मेन समझने वाली बात है। तो करंट ऑब्जेक्ट के नेम और एज में जो भी वैल्यू असाइन करनी है, तो उसी के लिए आपको दिस यूज करना पड़ेगा। यस, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। उसके बाद सिंपल मैंने जो ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स में वैल्यू यहाँ से पास की थी, ठीक है, जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो जो भी वैल्यूज थी उनको मैंने डिस्प्ले करवाया है, और डिस्प्ले करवाने के बाद ठीक है, यहाँ देखें वैल्यूज डिस्प्ले करवा देंगे, उसके बाद मैंने वापस से एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है। तो एक्सेप्ट फंक्शन क्या करेगा, मैंने बताया अभी कि ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा डॉट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट के साथ क्या किया है, एक्सेप्ट और डिस्प्ले को कॉल किया है। ये तरीका तो हमने पहले भी देखा था। तो ऑब्जेक्ट के साथ अब नेम और एज का इनपुट लिया जाएगा, ठीक है, देन उनकी वैल्यूज को सिंपली डिस्प्ले कर दिया जाएगा लाइक दिस। नेम का जो भी इनपुट है और जो मैंने एज का इनपुट लिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, उनकी वैल्यूज को डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले भी करवा रही हूँ। ये तो बात एज इट इज जैसे हमने पहले देखी थी वो सेम थी, नया सिर्फ इस एग्जाम्पल में दिस पॉइंटर ही था। अब अगर आगे प्रोसीड करें तो नेक्स्ट जो हमारे पास में एग्जाम्पल है वो सिंपली आ रहा है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। अब आप में से कुछ लोग यही सोच रहे होंगे ये तो हम एग्जाम्पल ऑलरेडी देख चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 104 हमने ऑलरेडी देखा था, तो फिर वापस से इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इस एग्जाम्पल की, तो हमने ये एग्जाम्पल देखा था कि सिंपल हम क्या कर रहे थे, हमने मेन फंक्शन में सिंपल साइज का इनपुट लिया था और उसके अकॉर्डिंग एक पॉइंटर जितना साइज दिया उतने का ही ब्लॉक क्रिएट करके मतलब एक पॉइंटर को मेमोरी एलोकेट की थी। ऐसा कुछ काम हमने पहले किया था। लेकिन अब अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, हम इस एग्जाम्पल को एग्जैक्टली नए फॉर्म में वापस देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर टॉपिक है हमारे पास में कि अगर हमें डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करना है, लेकिन अब इस केस में हम क्या यूज करें, कंस्ट्रक्टर। पहले हमने सिंपल देखा था कि हमने मेन फंक्शन में ही सारा काम किया था, क्योंकि तब तक हमने क्लासेस का कोई कंसेप्ट नहीं देखा था। ठीक है, तो जो प्रोग्राम हमने पहले डिस्कस किया था, ये प्रोग्राम हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू देख रहे हैं, क्योंकि मेन एग्जाम में कई बार इस कंस्ट्रक्टर के साथ में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। कंसेप्ट जो हमने पहले डिस्कस किया था उसी को ही हमने रिफॉर्म किया है, कुछ नया नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने डायनेमिक नाम से एक क्लास क्रिएट की है। अगेन काम हम वही कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, साइज और दूसरा जो डेटा मेंबर है वो मैंने पॉइंटर, ये दो डेटा मेंबर्स मैंने क्लास में क्रिएट किए हैं। ठीक है, हमने नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इस एग्जाम्पल में, तो मैंने इस एग्जाम्पल में कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। ठीक है, ये देखिए ये कंस्ट्रक्टर में ही हम क्या कर रहे हैं, सिंपली जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है उसका काम कर रहे हैं। तो देखिए कैसे क्या होगा। अगर मैं बात करूं नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की, तो देखिए यहाँ पर मैंने साइज में वैल्यू असाइन की है 3, और इस पर्टिकुलर 3 जो है साइज का मैंने क्या किया था, मैंने जैसे पहले आपको बताया था, इससे प्रीवियस जो हमने एग्जाम्पल देखा था 104 डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, उसमें हमने साइज का इनपुट यूजर से लिया था। फिर जो साइज यूजर ने दिया उसके अकॉर्डिंग हमने पॉइंटर को उतने ब्लॉक का एक एड्रेस असाइन किया था। ठीक है, ऐसा कुछ हमने देखा था। सेम यहाँ पर भी मैंने ये किया है, मैंने यहाँ पे साइज का इनपुट ना लेकर उसको फिक्स कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए लेट्स से कि यहाँ पे साइज में मैंने वैल्यू दे दी 3, तो अब सिंपली होगा क्या कि 3 साइज का एक ब्लॉक बनेगा।
इस स्टेटमेंट की बात करूं, इस स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो 3 साइज का जो ब्लॉक बनेगा, 3 मेंबर्स का जो ब्लॉक बनेगा, ठीक है, उसका एड्रेस मैंने क्या कर दिया, इस पॉइंटर में असाइन कर दिया। क्यों क्या है यहाँ पर, एक पॉइंटर है, ठीक है, तो पॉइंटर में असाइन कर दिया। तो दैट मीन्स अब सिंपल ये पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा होगा, एक ऐसे ब्लॉक को जिसमें 3 मेंबर्स क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, एज लाइक एरे। तो अगर मैं इस कंसेप्ट को समझाऊं तो देखें, यहाँ पर जैसे ही हम क्लास का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। लेट्स से मैंने D1 नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो D1 क्या करेगा, ऑब्जेक्ट है, तो दैट मीन्स यहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा हमारे पास में नॉन पैरामीटराइज, ठीक है। तो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के केस में मैंने साइज की वैल्यू तो यहाँ पर क्या कर दी, फिक्स कर दी थी 3। तो अब देखें इस अकॉर्डिंग अगर इसका स्ट्रक्चर हम समझें तो देखिए 3 का एक ब्लॉक बनेगा और उस ब्लॉक का साइज जो है बेसिकली सॉरी जो एड्रेस है वो किस में असाइन हो जाएगा, पॉइंटर वेरिएबल में। तो अब पॉइंटर इस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। ऐसा कुछ काम हमने पहले भी देखा था, यही सेम काम हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू देख रहे हैं। और 100 एड्रेस किसका है, ये 100 एड्रेस है इस ब्लॉक का जिसको कि P पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिंपल D1 जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अभी यहाँ पर इस ब्लॉक में जो डेटा सिंपल जो ये ब्लॉक है यहाँ पर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर सिंपल एक ब्लॉक क्रिएट हुआ है, कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने देखे वैल्यू असाइन करने के लिए इस ब्लॉक में क्या किया है, इनपुट लिया है। ये देखें मैंने एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल किया है और एक्सेप्ट फंक्शन क्या करेगा, इन ब्लॉक्स में आपको जो भी वैल्यू इनपुट लेनी है वो आप ले सकते हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे 10, 20 और 30 3 एलिमेंट्स जो है वो अलग अलग इंडेक्सेस पे मैंने इनके इनपुट ले लिए। अब क्योंकि एरे है, ये अपने आप में क्या है, एक एरे है, लेकिन इस एरे का कोई नाम नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक हमने डायनेमिकली यानी कि एग्जीक्यूशन के टाइम, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर हमने क्रिएट किया है, ठीक है। इस ब्लॉक का एड्रेस जरूर P वेरिएबल में असाइन किया हुआ है, लेकिन इस ब्लॉक का कोई नाम नहीं है, ये नेमलेस ब्लॉक है, ठीक है। ऐसे ही अब जब इसमें इस पर्टिकुलर ब्लॉक में हमने इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट के साथ मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है। तो डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, सिंपल अगर मैं बात करूं एक्सेप्ट और डिस्प्ले की, तो देखिए एक्सेप्ट और डिस्प्ले में क्या हो रहा है, जो हमारे पास में पॉइंटर है, ठीक है, पॉइंटर इस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था। तो इस ब्लॉक में हमने 0 से लेकर जो भी हमने साइज मेंशन किया था, ठीक है, ये देखें यहाँ पर नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था और उस केस में साइज और पॉइंटर में क्या हुआ था, जो वैल्यू असाइन हुई थी, तो साइज में क्या है, इस केस में D1 के केस में है साइज में 3। ये अभी हमने स्ट्रक्चर भी देखा इसका, ठीक है। तो D1 के केस में साइज में क्या है, 3। तो अब देखें साइज की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3। तो इस केस में I की वैल्यू 0 से लेकर कब तक लूप चलेगा, अगर हम कंडीशन देखें तो साइज की वैल्यू है 3, तो टोटल 3 बार लूप चलेगा यानी कि 0 से लेके 2 तक, ठीक है। इक्वल 3 होता तो फोर्थ इंडेक्स के लिए भी चलता, लेकिन यहाँ पर 0 से लेके 2 तक का लूप चलेगा, यानी कि I की वैल्यू 2 तक के लिए लूप चलेगा और हर एक इंडेक्स पर इनपुट लिया जाएगा। प्लस आप देखें पॉइंटर है, तो पॉइंटर यहाँ पर इसका नाम है Q, ठीक है। तो Q का 0 इंडेक्स पे, Q के 1 इंडेक्स पे और Q के 2 इंडेक्स पे अलग अलग इनपुट लेने के बाद मैंने डिस्प्ले फंक्शन को जब कॉल किया, तो डिस्प्ले फंक्शन अगेन क्या कर रहा है, हर ब्लॉक में जो वैल्यू है उसको क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। अगेन कब तक लूप चलेगा, जितना की साइज वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर ये सारा का सारा काम किसके थ्रू कर रहे थे, बिल्कुल मेन मेथड बना के हमने यही काम किया था, लेकिन अब यही काम हमने किसके थ्रू किया, कंस्ट्रक्टर में हमने मेमोरी एलोकेट कर दी और देन एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू हमने क्या कर दिया, इनपुट लिया और डिस्प्ले के थ्रू डिस्प्ले करवा दिया। तो देखें इस केस में मैंने 3 बार इनपुट लिया, ठीक है, क्योंकि साइज 3 थी, जो डिफॉल्ट आप यहाँ पर 0 आर्ग्यूमेंट वाला, सॉरी डिफॉल्ट नहीं,
नॉन पैरामीटराइज जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है, उसमें साइज में 3 असाइन हो गया था, इसके अकॉर्डिंग 3 बार इनपुट लिया गया और 3 वैल्यूज को डिस्प्ले करवा दिया गया। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हमने यहाँ पर क्या किया है, जो सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, अब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, इसमें यहाँ पर वैल्यू पास कर दी 5, ठीक है। पहले भी हमने ऐसा कुछ किया था, साइज का इनपुट यूजर से लेना सीखा था, ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल नंबर 104 देखा था डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का, उसमें भी कुछ हमने ऐसा ही काम किया था। लेकिन अब इस केस में हम यही काम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर रहे हैं। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और ऑब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी 5। तो अब देखिएगा इस केस में कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर मैं बात करूं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की, तो देखिए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट में यहाँ पर ब्रैकेट्स में 5 वैल्यू पास की है, ठीक है। तो अब इस केस में जो s वेरिएबल है उसमें वैल्यू असाइन हो जाएगी 5 और उसके अकॉर्डिंग साइज में वापस से वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी, पहले साइज में 3 वैल्यू असाइन की थी, ठीक है, अब यहाँ पर साइज में जो s वेरिएबल की वैल्यू थी वही असाइन हो गई, ठीक है। अब देखें, अब वापस से क्या होगा, पहले 3 का ब्लॉक बना था, अब इस केस में इस पर्टिकुलर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आप देखें आपके पास में डेटा मेंबर्स वही है साइज और क्यू, लेकिन अब ये दोनों डेटा मेंबर किस ऑब्जेक्ट के साथ यूज में आ रहे हैं, इनकी कॉपी किस ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट हुई है, D2 ऑब्जेक्ट के साथ, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ठीक है। अब हम बात करें D2 ऑब्जेक्ट की, तो D2 ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पर साइज और क्यू ये दोनों डेटा मेंबर्स क्या आ रहे हैं, यूज में आ रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग साइज में 5 असाइन हो जाएगा। तो अब 5 साइज का एक सिंपल ब्लॉक क्रिएट होगा और उसका एड्रेस क्या हो जाएगा, क्यू में असाइन हो जाएगा। तो पहले क्यू में जिस ब्लॉक का भी एड्रेस था, अब क्यू में एक नए ब्लॉक का एड्रेस असाइन हो चुका है। और अगर मैं इसका पूरा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बताऊं कि D2 ऑब्जेक्ट के साथ कैसे काम होगा, तो देखें ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो D2 ऑब्जेक्ट में लेट्स से कि इस पर्टिकुलर ये 5 मेंबर्स का एक ब्लॉक बना था, ठीक है, इस ब्लॉक में अभी इनिशियली कोई भी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, और इस ब्लॉक का एड्रेस लेट्स से कि 5000 है, ठीक है। तो अब 5000 किस में असाइन हो चुका होगा, क्यू में, क्यू पॉइंटर में असाइन हो चुका होगा। दैट मीन्स कि ये क्यू पॉइंटर इस ब्लॉक को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, ठीक है। बाकी अगर इस ब्लॉक में हर एक एलिमेंट पे हमें वैल्यू असाइन करनी है, तो देखिए मैंने यहाँ पर सेम एक्सेप्ट फंक्शन कॉल किया है, किस ऑब्जेक्ट के साथ में, मैंने यहाँ पे कॉल किया है इसको D2 ऑब्जेक्ट के साथ में, यानी कि अब एक्सेप्ट फंक्शन टोटल 5 बार ये क्या करेगा, इनपुट लेगा आपसे, क्योंकि अब इस केस में D2 ऑब्जेक्ट के साइज में, ये देखें एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन की बात करूं तो क्योंकि D2 ऑब्जेक्ट ने कॉल किया था, ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर D2 ऑब्जेक्ट का जो साइज नाम का मेंबर भी यहाँ पर क्रिएट होगा मेमोरी में। 2 मेंबर्स होंगे एग्जैक्टली हमारे पास में, एक तो साइज और दूसरा पॉइंटर, ठीक है। तो अगर मैं साइज ब्लॉक की बात करूं तो D2 ऑब्जेक्ट के केस में यहाँ पर देखें साइज में कितना है, साइज में है 5, ठीक है, ये इस तरीके से ये साइज में यहाँ पर 5 है और D1 ऑब्जेक्ट के केस में साइज में कितना था, 3, ठीक है। तो अब D2 ऑब्जेक्ट के साथ जो एक्सेप्ट फंक्शन कॉल हुआ है और जो डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ है वो क्या करेगा, वो सिर्फ इसी ब्लॉक पर वर्क करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर D2 ऑब्जेक्ट का जो साइज था वो कितना था, 5, अभी हमने देखा था, ठीक है। तो जब एक्सेप्ट फंक्शन कॉल करेंगे तो एक्सेप्ट का लूप कितनी बार चलेगा, एक्सेप्ट फंक्शन में लूप कितनी बार चलेगा, आई का जो लूप चलेगा वो 0 से लेकर यहाँ पर चल जाएगा हमारे पास में। अगर हम कंडीशन देखें तो कुछ इस तरीके से, साइज की वैल्यू उस केस में 5 है तो 5 बार इनपुट लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें तो इस केस में 0 to 4 तो टोटल 5 बार ये लूप
कंटिन्यू होगा, ठीक है। और सेम डिस्प्ले के केस में भी, क्योंकि D2 ऑब्जेक्ट ने कॉल किया था तो उसी का ही साइज जो डेटा मेंबर है वो यूज में आएगा। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो लूप है, यहाँ पे साइज में 5, कुछ इस तरीके से ये लूप कंटिन्यू होगा, यानी कि टोटल 5 बार ये लूप चलेगा, ठीक है। तो जिस ऑब्जेक्ट ने क्या किया था, डिस्प्ले और एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल किया, उसी ऑब्जेक्ट का साइज डेटा मेंबर जो है वो यहाँ पर क्या होगा, उस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये देखें, जब हम एक्सेप्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं D2 ऑब्जेक्ट के साथ में, तो 5 बार इनपुट लिया गया है और 5 बार डिस्प्ले करवाया गया है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा था, इसको एक बार आपको अच्छे से समझना होगा खुद से, फिर कोई डाउट रह जाए तो प्लीज पूछ लीजिएगा। और इस एग्जाम्पल को जब आप समझने बैठे तो प्लीज एक बार एग्जाम्पल नंबर 104 डायनेमिक मेमोरी जो अलोकेशन टॉपिक था उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, तब आपके पास में जो अभी हमने कंसेप्ट देखा, अभी जो प्रोग्राम देखा, वो इजीली समझ आ जाएगा। इस एग्जाम्पल को आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा जब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की अगर हम बात करें तो मैंने ये बताया था कि कंस्ट्रक्टर में हम किस तरह से मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। हमने एक डिफॉल्ट एक नॉन पैरामीटराइज और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये काम करना सीखा। अब अगर हमने क्लास में, मैंने आपको बताया था कि अगर हम क्लास में क्या करते हैं, कुछ मेंबर्स को डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम उनको फ्री जरूर करें, ठीक है। तो इस केस में क्योंकि पॉइंटर्स को अगर हमने मेमोरी एलोकेट की तो पॉइंटर ऑटोमेटिकली मेमोरी को रिलीज नहीं कर पाते, तो हमें उनको फ्री करना जरूरी होता है। सी में आपने इसके लिए फ्री फंक्शन देखा था, लेकिन यहाँ पर हमने देखा था कि मेमोरी एलोकेट करने के लिए तो न्यू कीवर्ड होता है और रिलीज करने के लिए डिलीट कीवर्ड होता है हमारे पास में, जो बेसिकली ऑपरेटर्स है, ठीक है। डिलीट का यूज भी हमने देखा था और न्यू का यूज भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगर मैं बात करूं कि मैंने क्लास में क्या किया है, मेमोरी डायनामिकली अलोकेट की है, किसको, पॉइंटर को। सिर्फ पॉइंटर को हम डायनेमिकली मेमोरी अलोकेट कर सकते हैं, इसमें C++ में, मैं जावा की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो अब इस केस में मैंने क्या किया है, ये जो एग्जांपल है 152, मैंने यहाँ पे डिस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, ठीक है। बाकी पूरा एग्जाम्पल प्रीवियस एग्जाम्पल जैसा ही है कि मैंने क्लास में क्या किया है, 2 डेटा मेंबर्स क्रिएट किए हैं, साइज और क्यू पॉइंटर, ठीक है। अगेन मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी वापस से क्रिएट किया है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, और इसी के साथ डिस्प्ले और एक्सेप्ट फंक्शन जो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखे वो एज इट इज है, उनमें कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने इस क्लास में क्या किया है, एक डिस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। मैंने आपको बताया था डिस्ट्रक्टर हम सिंपली इस तरीके से क्रिएट करते हैं, क्लास का नेम और उसके पहले हमें यहाँ पे क्या मेंशन करना होता है, टिल्ट का साइन, कॉम्प्लीमेंट, जिसको कि हमने ऑपरेटर के फॉर्म में देखा था। और सिंपल अगर हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, कोई भी स्टेटमेंट मेंशन करेंगे तो कब एग्जीक्यूट होगा, ये डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब प्रोग्राम क्या होगा आपका, टर्मिनेट होगा, कोई ब्लॉक एंड होगा। तो उस केस में क्या होगा, आपने ऑब्जेक्ट जितने भी क्रिएट किए हैं उनको मेमोरी डी अलोकेट यानी कि फ्री करने का काम ये डिस्ट्रक्टर करता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली उन ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी में से रिमूव कर देता है। लेकिन हमने डिस्ट्रक्टर में यहाँ पे क्या किया है, ये स्टेटमेंट तो लिखा है, ये डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, लेकिन इसके अलावा मैंने जो डायनेमिकली एक पॉइंटर को मेमोरी एलोकेट की थी उसको भी मैंने यहाँ पे उस ब्लॉक को फ्री करने के लिए डिलीट स्टेटमेंट मेंशन किया है, ठीक है। और अब इस केस में भी एक ड्रॉबैक ये रहता है कि जब हम सिंपल डिलीट स्टेटमेंट के साथ क्या कर देते हैं, पॉइंटर को मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं और सिंपल ये भी तरीका वैलिड है, ठीक है। तो अब इस केस में ये क्या करेगा, जो पॉइंटर है जिसको, जो कि एरे को पॉइंट कर रहा था, उसको ये फ्री कर देगा। लेकिन कई बार इस तरीके से मेमोरी फ्री नहीं हो पाती है, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है,
आप इस केस में भी वापस से जो क्यू हमारे पास में पॉइंटर था उसमें इस तरीके से नल असाइन कर दें, तो क्या होगा, जो क्यू पॉइंटर है उसकी जो मेमोरी अलोकेट थी, मतलब क्यू जिसको भी पॉइंट कर रहा था, जैसे कि अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल की बात करूं, तो जैसे क्यू इस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था, तो इस ब्लॉक को हमें क्या करना है, इस क्यू को यहाँ से रिमूव करना है, यानी कि अब यहाँ पे क्यू में किसी का भी एड्रेस ना हो। तो उसी के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, ये दो स्टेटमेंट कहाँ मेंशन किए हैं, डिस्ट्रक्टर में। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मेंशन करने जरूरी होंगे। कब, जब आप चाहते हैं कि पॉइंटर जिसको कि आपने मेमोरी अलोकेट की है वो क्या हो जाए, फ्री हो जाए। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल एज इट इज सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। मैंने यहाँ पे वापस से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जैसा हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था। देन वापस से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है। इस एग्जाम्पल में नया सिर्फ डिस्ट्रक्टर का ही यूज था डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन के केस में। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं।